हेलो फ्रेंड्स, सफलता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बाल विकास से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो आने वाले सुपर टेट और सी टेट 2020 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। दिस इज अनादि मिश्रा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 1, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नत नहीं होती वह कहलाती है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। देखिए, जो सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नत नहीं होती तो वह स्थिति कहलाती है आपकी सीखने का पठार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए मित्रों? जब बालकों में सीखने की जो प्रक्रिया है, किसी भी प्रकार का विकास नहीं होता है तो उस प्रक्रिया को हम सीखने का पठार कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर देखते हैं। बुद्धि लब्ध निकालने का सूत्र है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ IQ? ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, जो बुद्धि लब्ध होती है, IQ होता है, ये सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया मैं ये आपको बता देता हूं। तो देखिए, बुद्धि लब्ध एक गणना होती है, ठीक है, जिससे बुद्धि का आकलन लगाया जाता है। जर्मनी के मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न एवं अल्फ्रेड बिने ने इसे प्रतिपादित किया था। ठीक है मित्रों, यह प्रश्न आपसे पूछ लेता है, इसलिए आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि किसने प्रतिपादित किया था। अब देखते हैं, फॉर्मूले पर आते हैं। देखिए, जो बुद्धिलब्ध का फॉर्मूला होता है वह आपका होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, मतलब मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर देखते हैं। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। कोहलर ने, पावलव ने, थॉर्नडाइक ने, गेस्टाल्ट ने। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एल थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं मूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो ये किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थॉर्नडाइक ने आपके प्रयास व भूल का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होता है कि जो लिखित में प्रश्न है, इनके अलावा भी प्रश्नों से प्रश्न कैसे बनते हैं ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, जो प्रयास व भूल का जो सिद्धांत दिया है, तो सबसे पहले ये किस पर आधारित था, ये किसके ऊपर किया गया था। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जान लेते हैं कि थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन एक बिल्ली पर किया था। किस पर किया था? एक बिल्ली पर किया था। यह भी आपको नोट कर लेना है कि प्रयास व भूल का जो सिद्धांत है वह बिल्ली पर किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था एल थॉर्नडाइक के द्वारा। और एल थॉर्नडाइक जो आपके हैं वह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर देखते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुण सूत्रों की जोड़े होते हैं। आपको बताना है कि जो सामान्य संयुक्त कोशिकाएं होती हैं उनमें गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन देख लीजिए, 21, 23, 25, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, आनुवांशिकता का जो मूलाधार होता है वह आपका होता है कोष। बहुत अच्छे से समझिए, CDP को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अगर आप एक एक प्रश्न छोड़ देंगे तो मेरिट में आप एक एक नंबर नीचे आते जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे से समझने हैं प्रश्न को। देखिए, आनुवांशिकता का जो मूलाधार होता है वह आपका कोष होता है। ठीक है, और कोषों के केंद्रक के कणों के जो गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोषों के केंद्रक के कणों को गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है,
और मानव कोश में 46 गुणसूत्र होते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो मानव कोश होते हैं उसमें टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जो कि 23 जोड़ों में विभाजित होते हैं। कितने जोड़ों में होते हैं? वह 23 जोड़ों में विभाजित होते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जो जोड़े होते हैं वह आपके होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 23, 23। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं सुपर टेट में, तो इनको आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझिएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वह किसने दिया था? ऑप्शन देख लेते हैं। सीएल हल, थॉर्नडाइक, हेगार्टी, स्किनर। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने किया था। किसने किया था? बीएफ स्किनर ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? अब आपको यह भी समझना है कि ये जो सिद्धांत है ये किस पर किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ प्रश्नों में ऑप्शन टिक लगा करके ये नहीं समझना है कि प्रश्न खत्म हो चुका है। प्रश्नों से भी प्रश्न बनाए जाते हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि जो अब एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें जो एग्जामिनर होते हैं ऐसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं जो बच्चे बिल्कुल उनको छोड़ देते हैं, जो ध्यान ही नहीं देते। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। इज इट क्लियर? तो आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर हैं उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वह किस पर किया गया था? वह किया गया था चूहे पर। किस पर किया गया था? वह किया था आपके चूहे पर, मतलब रैट पर। इज इट क्लियर? तो यह आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर देखते हैं। कोहेलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शंस देख लीजिए। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सभी जो प्रश्न आपके पूछ रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो कोहलर हैं वो किससे संबंधित हैं समझ लेते हैं थोड़ा। प्रसिद्ध गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो कोहलर हैं ये कैसे मनोवैज्ञानिक हैं। तो वो कैसे हैं? वो हैं आपके गेस्टाल्टवादी, ठीक है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जो कि सीखने यानी अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। तो आपको इसका उत्तर पता चल गया होगा। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? वह संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर देखते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो बुद्धि के जो तरल एवं क्रिस्टलाइज प्रतिमान का जो प्रतिपादन आरबी कैटल ने किया था। किसने किया था? आपके आरबी कैटल ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैटल ने बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादक किया था। अब थोड़ा सा इसको समझ भी लेते हैं कि तरल सिद्धांत वंशानुक्रम, कार्यकुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान की दी हुई विशेषताओं पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। ठीक है, ये क्या है? एक सामान्य योग्यता है। जबकि क्रिस्टलाइज भी एक प्रकार की सामान्य योग्यता है जो अनुभव, अधिगम तथा अनुभव पर आधारित होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, पूरा इसका हल आपको बताऊंगा मैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए,
एक बार फिर से प्रश्न समझ लीजिए। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो देखिए आपको बता देता हूं, एलेक्स एफ ऑसबॉर्न ने अपनी पुस्तक सृजनात्मक समस्या समाधान में शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मक सुधार हेतु किया था। ठीक है, कैसा किया था? सृजनात्मक। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? इसका होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सृजनात्मकता। ठीक है बच्चों, और ये समझ लीजिए, ये जो आपका है मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का जो आपका प्रतिपादन किया था, ये किसने किया था? यह किया गया था एलेक्स एफ ऑसबॉर्न के द्वारा। और इन्होंने अपनी पुस्तक किसमें ये दर्शाया गया था? यह जो दर्शाया गया था, ये इनकी पुस्तक का नाम है सृजनात्मक समस्या समाधान। इसको आप नोट कर लीजिएगा। सृजनात्मक समस्या समाधान नामक पुस्तक थी जिसमें ऑसबॉर्न ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, बताया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन देख लीजिए, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? देखिए, जो डैनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? डैनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो इसी से पता चलता है कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संवेगात्मक बुद्धि से। इज इट क्लियर? और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, इसमें प्रश्न आ भी चुके हैं। देखिए, गोलमैन ने इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक, बहुत अच्छे से समझिएगा, गोलमैन ने इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से संपूर्ण विश्व में प्रचलित कर दिया था। इस आप बुक का नाम लिख लीजिएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो बच्चे सुपर टेट और सी टेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक कथन है, मैं आपको सुना देता हूं। थोड़ा सा मेहनत करिए, तभी आप सरकारी सीट प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत से बिल्कुल भी कोताही ना करिए, क्योंकि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो देखिए, ड्रीम्स इज नॉट दैट विच यू सी। इज इट क्लियर? ड्रीम्स इज नॉट दैट विच यू सी while sleeping. It is something that does not let you sleep. ठीक है, तो आप इस कथन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का यह कथन था। इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं और अपनी जो पूरी मेहनत है उसको लगा देंगे, एक सरकारी सीट बिल्कुल प्राप्त हम कर सकते हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? अब आपको ये बताना है कि इसमें भिन्न कौन सा है। देखते हैं ऑप्शन। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा, निम्न में से शेष कौन सा है, देखिए भिन्न कौन सा है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत एक अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। कैसा है? अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। यह सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सीएल हल के द्वारा 1943 में प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, और ये जो तीनों सिद्धांत हैं आपके, अधिगम के लिए अधिगम सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत और सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये जो तीनों सिद्धांत हैं, इनका जो संबंध है वह आपका है अधिगम से। किससा है? वह आपका जो सिद्धांत है वह अधिगम से संबंधित है। तो इनमें से जो भिन्न है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ठीक है बच्चों, इसमें जो है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ये आपका इन तीनों से भिन्न है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर देखते हैं।
संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो देख लेते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम जो स्तर होता है वह क्या हो सकता है? ऑप्शन देख लीजिए। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो देखिए, समझ लीजिए इसको। ब्लूम ने संज्ञानात्मक संप्राप्ति को 6 भागों में विभाजित किया था। किसने किया था? आपके ब्लूम ने किया था। ब्लूम ने क्या किया था? संज्ञानात्मक संप्राप्ति को 6 भागों में विभाजित किया था, जिसे ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के रूप में विभाजित किया गया था। ठीक है, इसमें से ज्ञान संज्ञानात्मक संप्राप्ति में न्यूनतम स्तर पर है। समझ में आया? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर होता है वह आपका होता है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर देखते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके ज़रिए और भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये वीडियो मिल सके। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, उनकी भी सहायता हम ही आपको करनी है। ये बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है। तो जो बच्चे घर के बाहर फीस नहीं दे सकते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा कर सकते हैं, अन्य कारणों से या बीमार रहते हैं या दिव्यांग हैं, उनकी मदद इसी प्रकार से हो सकती है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो प्रेस करेंगे बेल आइकन को, इसी तरह से वीडियो सभी लोगों तक पहुंचेगा। और मेरी ये उम्मीद है कि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें ज़रूर पहुंचे, और जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है वह सबसे पहले सर्विस भी पा लें। आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, पॉजिटिव माइंड रहना चाहिए कि जो बच्चे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं उनको सबसे पहले जॉब मिले और उसके बाद सबको मिलती रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ना मिले, जो ज़रूरतमंद हैं, ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, उनको सबसे पहले मिलनी चाहिए। ऐसी भावना हम सभी के लिए होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम एक सच्चे भारतीय हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। यह उदाहरण होगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। यह उदाहरण होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो ऐसे में ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए आप लोग। तो देखिए, ऊर्ध्व अधिगम सीखने की एक समानांतर स्तर से उसी स्तर में एक उच्च स्तर में सीखने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें नहीं है प्रश्न लगा होता है। ठीक है, अब वैसे नहीं पूछे जाते हैं कि क्या होगा, नहीं वाले प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न सीटेट में और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं जैसे सुपर टेट में, थोड़ा सा बच्चों में कन्फ्यूज़न लाने की एक प्रक्रिया है कि बच्चे अगर अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम डीपली नॉलेज रखते हैं तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ऑप्शन देखिए। प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो देखिए, सीखना या अधिगम जब स्थिर हो जाए तो इस क्रिया को सीखने का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने आपको अभी एक प्रश्न कराया था,
उसमें ये पहला प्रश्न था, उसमें बताया भी था कि सीखने की वह अवधि जब बालकों के सीखने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो तो इसे सीखने का पठार कहा जाता है। तो संबंधित प्रश्न है, थोड़ा सा और अच्छे से समझिए। सीखना या अधिगम जब स्थिर हो जाए तो इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को सीखने का पठार कहते हैं। अधिगम के पठार के निम्नलिखित कारण हैं, ये भी आप नोट करते जाइए। अधिगम जो है उसके पठार के निम्नलिखित कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, ज्ञान की सीमा, पहला क्या होगा? ज्ञान की सीमा। दूसरा, उत्साह या प्रेरणा की सीमा। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला, ज्ञान की सीमा। दूसरा, उत्साह या प्रेरणा की सीमा। और तीसरा, शारीरिक क्रिया की सीमा। चौथा नोट करिए, कार्य की जटिलता। ठीक है, तो विद्यालय का जो है असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ठीक है, विद्यालय का जो असहयोग है वह नहीं है। ठीक है, वह क्या नहीं है? पठार का कारण नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विद्यालय का असहयोग, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर देखते हैं। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में कि कथन आपको दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिए, एक बार फिर से समझ लेते हैं। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन देख लेते हैं। गेट्स व वन अन्य, मॉर्गन और गिलीलैंड, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? देखिए, जो अधिगम का अर्थ होता है वह क्या होता है? वह होता है सीखना, यानी लर्निंग। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। बहुत अच्छे से समझिए। आपसे ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कैसे कि जो आपका अधिगम है वो कैसी प्रक्रिया है? ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, तो देखिए, इसके माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, यहां तक तो रही आपकी अधिगम की बात। अब थोड़ा सा प्रश्न पर आते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा और। गेट्स व अन्य मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, ये किसने कहा था? ये आपके कहा था 14 के ऑप्शन नंबर ए, गेट्स व अन्य। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए प्रश्न, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, ये बताना है। ऐसे भी प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, और सीटेट में बहुत ही ऐसे चुनिंदा प्रश्न रखे जाते हैं जो बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो। लगता है कि तीनों सही हैं या चारों सही हैं, इनमें से कौन सबसे अच्छा, सबसे सही प्रश्न का जो जवाब है, जो उत्तर है, वो आपको देना होता है। तो चलिए देखते हैं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, ऑप्शन देख लेते हैं। व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन का जो संबंध है वह है आपका बुद्धि से। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, स्टैनफोर्ड विनय का जो परीक्षण है और जो मापन है उसका सीधा संबंध आपका होता है बुद्धि से। इसके अंतर्गत बुद्धि की उच्च एवं औसत सीमा होती है। तो इसका क्या उत्तर होगा? स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि का। ठीक है, और इसमें जो है बुद्धि की उच्च और औसत सीमा होती है। कौन सी होती है? उच्च होती है और औसत होती है। ठीक है, ये भी आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो उन सभी बच्चों से मैं निवेदन करता हूं कि जो बच्चे ये समझते हैं कि अभी तो एग्ज़ाम नहीं आने वाला है, सुपर टेट नहीं आएगा, कोरोना वायरस चल रहा है और सी टेट का भी पेपर जब होगा तब देखा जाएगा, तो ऐसे बच्चों को मैं आप बता देना चाहता हूं कि जो आपकी ये निगेटिव थिंकिंग है, यही थिंकिंग आपको ले जाती है
कहाँ पर? फेलियर की ओर। ठीक है, तो आप ये समझिए कि पेपर आपका कभी भी होगा, लेकिन हम सदैव तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे, बिल्कुल रेडी रहेंगे, क्योंकि हमें ये सीख लेनी है। हमारे जो देश के जवान हैं उनसे ये सीखना है। देखिए, कभी भी युद्ध हो और या ना हो, लेकिन हमारी जो तीनों सेनाएं होती हैं, जो हमारे पुलिस बल हैं, जो हमारे राज्य के पुलिस बल हैं, वो सदैव तत्पर और तैयार रहते हैं। इसलिए हमें सेना से प्रेरणा लेना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि जब भी पेपर होगा, वो नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा, लेकिन हम अपनी तैयारी 100% रखेंगे। तो उन सभी बच्चों के लिए जो थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, उन सभी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम और जो आने वाला जो समय है उसमें कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। तो इसी के साथ नमस्कार।